हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, कर नियोजन क्या है, इसकी सावधानियों को समझाएं। कर नियोजन व कर आवंटन में अंतर बताएं। तो गाइस मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक केयरफुली देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो इसका आंसर इजी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कर नियोजन का बेसिक अर्थ बता दूं। कर नियोजन से आशय यह है कि कर नियोजन में कर लगने की विधि का पूरा अध्ययन करके व्यक्ति की वित्तीय स्थिति का योजना के तरीके के अनुसार कर लगाया जा सकता है। कर प्लानिंग लोगों को विभिन्न कर छूट और कटौती सबसे अधिक लाभ उठाने में मदद करती है, जो फाइनेंशियल ईयर में लोगों के कर चुकाने को कम करने के लिए उपलब्ध है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कर नियोजन का अभिप्राय करारोपण के विधान का पूर्ण अध्ययन करके उसके द्वारा छूटों, रियायतों व कटौतियों का पूर्ण लाभ उठाकर न्यूनतम कर भार करना है। कर नियोजन एक सकारात्मक विधि है जिसके द्वारा आयकर की विभिन्न नियमों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम कर दायित्व निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में कर भार को कम करने का प्रत्येक करदाता को पूर्ण अधिकार है तथा इसे सरकार, समाज तथा न्यायालय बुरी नज़र से नहीं देखता है। छूटे, रियायतें आदि विधानमंडल ने कुछ सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के विचार से दी है। उदाहरणार्थ धारा 80C के अंतर्गत आयकर में से कटौती का उद्देश्य एक व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को बचत करके निर्धारित योजनाओं में राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी प्राप्त हो सके। यदि एक व्यक्ति उपरोक्त कटौतियों का लाभ लेता है तो वह न केवल अपना कर दायित्व कम करता है बल्कि विधानमंडल के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायता करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कर नियोजन की सावधानियां क्या क्या है। पहला है, वित्त संबंधी निर्णय लेते समय उस कार्य का कर परिणाम क्या होगा इसकी विवेचना करना आवश्यक है। ऐसी विवेचना निर्णय लेने से पूर्व करनी चाहिए। यदि एक बार निर्णय लेकर कार्य कर लिया जाए तो कर दायित्व का भुगतान करना अनिवार्य है। कर नियोजन करते समय संबंधित कानूनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना चाहिए ताकि कर दायित्व न्यूनतम रहे। दूसरी सावधानी है, कर नियोजन स्वयं में पूर्ण नहीं है। कर नियोजन करते समय कर अधिनियमों के साथ साथ अन्य संबंधित अधिनियम एवं आर्थिक कारक भी ध्यान में रखने चाहिए। उदाहरणार्थ कर आय की दृष्टि से ऋण पूंजी अथवा जनता में जमा प्राप्त करना सस्ता हो सकता है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनता से जमा स्वीकार करने के संबंध में सीमाएं निर्धारित है। इसी प्रकार धारा 18(1)(b) में औद्योगिक रूप में पिछड़े हुए जिलों को उद्योग स्थापित करके कटौती की जा सकती है, परंतु हो सकता है कि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर यातायात पर अधिक खर्च करना पड़े अथवा कुशल कर्मचारियों को वहां आकर्षित करने के लिए अधिक वेतन देना पड़े। ऐसी दशा में यह पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि शुद्ध आय हो रही है या नहीं। तीसरा पॉइंट है, कर नियोजन कर बचाव पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी विधान की कमजोरियां सामने आएगी विधान में संशोधन कर दिया जाएगा। इस प्रकार कर नियोजन का प्रयास असफल हो जाएगा। चौथी सावधानी है, न्यायालयों के निर्णय पर कर नियोजन आधारित नहीं होना चाहिए। पांचवा है, कर नियोजन ऐसी आर्थिक क्रियाओं के संबंध में किया जाता है जिन्हें निकट भविष्य में कार्यान्वित करना है। अतः नियोजन करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट में ऐसी प्रावधानों का
उल्लेख ना करें जो अब लागू नहीं होते अथवा ऐसे क्रियाकलापों पर लागू नहीं होंगे जो अब आरंभ किए जाएंगे, अन्यथा गलत निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ ऐसे नए लघु औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के संबंध में धारा 80 आईबी में कटौती मिलती है, बशर्ते ये उपक्रम 1/4/2002 में पूर्व स्थापित किए गए। अतः अब यदि एक व्यक्ति औद्योगिक उपक्रम स्थापित करना चाहता है, उसके लिए धारा 80 आईबी की कटौती का महत्व नहीं होगा। सातवां पॉइंट है कर नियोजन बिना कर प्रबंध के संभव नहीं है। कर प्रबंध से आशय करारोपण के विभिन्न प्रावधानों का गहरा तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन करके अपने वित्तीय मामलों का इस प्रकार प्रबंध करना है कि प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना विधान द्वारा स्वीकृत अब सब प्रकार की छूटों, कटौतियों आदि का सर्वाधिक लाभ उठाया जा सके। कर प्रबंध के निम्न मामले आते हैं। पहला है वैधानिक दायित्वों को पूरा करना, यथा क में है स्रोत पर कर की कटौती, ख अग्रिम कर भुगतान, ग खातों का सुचारू रूप से रखना एवं उनका अंकेक्षण कराना आदि। दूसरा है विभिन्न प्राप्त छूटों के लेने के लिए वैधानिक शर्तें पूरी करना। तीसरा है समय से रिटर्न फाइल करना जिससे ब्याज, अर्थदंड आदि से बचा जा सके। चौथा पॉइंट है विभाग से प्राप्त आदेशों का अध्ययन करना एवं आवश्यकता होने पर आदेश में गलती के संशोधन के लिए लिखना, इसके विरुद्ध अपील करना अथवा कमिश्नर से पुनः विचार के लिए आवेदन करना। पांचवा है आवश्यकता होने पर कर विशेषज्ञों से परामर्श करना एवं उनकी सेवाएं लेना। एवं इस संबंध में उसकी गहरी पेठ है। कर नियोजन वास्तव में वही संबंध है जहां विकल्प उपलब्ध, विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन ही कर नियोजन है। चलिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरणार्थ एक वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपए का विनियोग करना चाहता है। इस आय पर उसे 30% की दर से आय कर देना होगा। माना उसके पास उस राशि के विनियोग करने के 3 विकल्प हैं। पहला, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा ब्याज दर 9% है। बैंक में अस्थायी जमा ब्याज दर 7.5% एवं वित्तीय संस्था में 8% बॉन्ड है। 3 परिस्थितियों में उसकी सूद आय निम्न प्रकार होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कर नियोजन एवं कर अपवंचन में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर है कर नियोजन में वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है, जबकि कर अपवंचन में विधान का उल्लेख किया जाता है। दूसरा अंतर है कर नियोजन वैधानिक अधिकार एवं सामाजिक दायित्व है। कर नियोजन द्वारा कुछ सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जबकि कर अपवंचन एक वैधानिक अपराध है जिसके करने पर आर्थिक दंड एवं सजा मिलती है।
तीसरा है कर नियोजन के लिए संबंधित अधिनियमों। देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का ज्ञान अवश्य है, परंतु कर अपवंचन के लिए दुस्साहस की आवश्यकता होती है। चौथा अंतर है कर नियोजन से देश का आर्थिक विकास होता है, जबकि कर अपवंचन से काला धन पैदा होता है, जो तस्करी, जमाखोरी, रिश्वत और अयाशी पर खर्च किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद